गाइस जय हिंद। माहौल सरकार, आई होप आपकी पढ़ाई शानदार चल रही है। सैल्यूट है आपको, आपकी मेहनत को, आपकी डेडिकेशन को। कई सारे कॉम्प्रोमाइज आप लाइफ में करते हो आपकी सक्सेस के लिए, आप डे टू डे आप अपने आप को इंप्रूव करने के लिए कई सारी मेहनत करते हो। आपको सैल्यूट है, आपके डेडिकेशन को सैल्यूट है। माय बेस्ट विशेज आर विथ यू। हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बेस्ट विशेज। माहौल बनाते रहो, बस खुश होके पढ़ो, क्योंकि जो भी आप काम खुश होके करते हो उसके लिए भगवान भी खुश होता है और आपको बहुत अच्छा आशीर्वाद देगा। तो सरकार शुरू करते हैं हम चैप्टर नंबर 23। ओके, ऑफेंसेस इन पेनल्टी सेक्शन नंबर 122। सबसे पहला सर सबसेक्शन सेक्शन नंबर 122 सबसेक्शन 1 ने सर लगभग 21 ऑफेंसेस की लिस्ट दी है। 21 ऑफेंसेस में इन्होंने बताया है कि सर अगर आपने इनमें से कोई भी ऑफेंस किए तो ऐसे केस में पेनल्टी आप पे चार्ज होगी। पेनल्टी कितना चार्ज होगा सर? पेनल्टी कैन बी हायर ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व और रुपीज 10,000 विच एवर इज हायर। अच्छा, जो अमाउंट मैं बता रहा हूँ 10,000, ये CGST वाला अमाउंट है। क्लियर सरकार? प्लस SGST का भी होगा तो 20,000 हो जाएगा बेटा ऐसे केस में। ओके, हायर ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व, मतलब 100% टैक्स इन्वॉल्व रुपीज 10,000 विच एवर इज हायर पर जो सबसेक्शन 2 है उसने क्लियरली ये बोल दिया कि अगर आपके केस में फ्रॉड, सप्रेशन ऑफ फैक्ट या विलफुल मिसस्टेटमेंट प्रूव हुआ तो 100% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व और रुपीज 10,000 विच एवर इज हायर की पेनल्टी लगेगी। पर अगर मिस्टेक प्रूव हुआ, मतलब अदर देन योर केस इज अदर देन फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट, तो ऐसे केस में केवल 10% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व और रुपीज 10,000 विच एवर इज हायर, इतना ही पेनल्टी लगेगा आपके केस में, जो हमने सेक्शन नंबर 73 में पढ़ा था बेटा। क्लियर? अच्छा ध्यान रखना, इफ सर आप डायरेक्टली किसी केस में इन्वॉल्व नहीं हो, सेक्शन नंबर 122 सबसेक्शन 3 कहता है कि आप डायरेक्टली पार्टी ऑफ ऑफेंस नहीं हो, पर अगर आपने किसी की हेल्प करी थी इन अबेटिंग द ऑफेंस या टैक्स इविजन में आपने हेल्प करी, तो ऐसे केस में सर आप पे भी पेनल्टी चार्ज हो सकता है अप टू रुपीज 25,000। या फिर ध्यान देना बेटा, आपको सर पर्सनल अटेंडेंस के लिए समन इशू किया था या डॉक्यूमेंट्स या इन्फॉर्मेशन वगैरह आपसे मंगाई थी, आपने नहीं दिया, तो ऐसे केस में अप टू रुपीज 25,000 पेनल्टी कैन बी चार्ज। अभी सबसेक्शन नंबर 1A नया ऐड हुआ था सर, सेक्शन नंबर 122 सबसेक्शन नंबर 2 क्या कहता है? सबसेक्शन 1A क्या कहता है? सुनिएगा ध्यान से। अगर सर ये जो बोगस बिल के ट्रांजैक्शन होते हैं बेटा, इस बोगस बिल के ट्रांजैक्शन जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उन सब की बैंड बजाने के लिए गवर्नमेंट ने ये सबसेक्शन ऐड किया और यहां बोल दिया कि जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व है, जो मास्टरमाइंड इसमें इन्वॉल्व है सर, उस पे अमाउंट ऑफ टैक्स इवेडेड या अमाउंट ऑफ ITC का बेनिफिट जो रिटर्न उसने किया है उतने अमाउंट का उस पर्सन पे भी पेनल्टी लगेगा। देखने ध्यान से, एनी पर्सन हु रिटेन्स द बेनिफिट ऑफ अ ट्रांजैक्शन, जिसने इन ट्रांजैक्शन का बेनिफिट रिटर्न किया है, विच आर कवर्ड अंडर क्लॉज नंबर 1, 2, 7 और सर 9 of the subsection 1, तो and at whose instance such transaction is conducted, then such person shall be liable to a penalty of an amount which is equivalent to tax evaded or ITC availed of or passed on. क्लियर? अगर आप जैसे आप गुड सप्लाई कर रहे हो या सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो विदाउट इश्यू ऑफ एनी इनवॉइस, या आपने गलत बिल इशू किया है, या फिर आपने बोगस बिल इशू किया है विदाउट सप्लाई ऑफ एनी गुड्स या सर्विस, या फिर आपने उनके बेस पे ITC अवेल किया है, या फिर आपने ITC डिस्ट्रीब्यूट किया है इन एलिजिबल, तो ऐसे केस में सर जो पर्सन इन ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व है, जिसने इन ट्रांजेक्शन का बेनिफिट रिटर्न किया है, तो सर ऐसे केस में सर उस पर्सन को टैक्स इवेडेड या अमाउंट ऑफ बेनिफिट इन्वॉल्व उतना पेनल्टी उस पर्सन पे भी लगेगा। क्लियर? ये सब सेक्शन नंबर 1A था। ओके, सेक्शन नंबर 125 में एक जनरल पेनल्टी दी बेटा कि अगर कोई ऑफेंस जो आपने कमिट किया है जिसके लिए कोई स्पेसिफिक पेनल्टी नहीं दे रखी, तो अंडर GST 25,000 इज द जनरल पेनल्टी CGST का। ओके सर, जनरल डिसिप्लिन रिलेटेड टू पेनल्टी, ध्यान रखना बेटा, कोई भी पेनल्टी लगाने से पहले उसमें कितना डिग्री है, कितना सीवियरिटी ऑफ द ऑफेंस है, उसको मद्देनजर रखते हुए ये लोग पेनल्टी चार्ज करेंगे। जहां पे भी लिखा है अप टू दिस अमाउंट पेनल्टी कैन बी चार्ज, तो वहां कोशिश करेंगे कि अगर वहां पे इंटेंशन था SSC का या किस डिग्री का उसका ऑफेंस है, इंटेंसिटी क्या, उसके अकॉर्डिंग ही पेनल्टी चार्ज किया जाएगा। और अगर माइनर ऑफेंस है, माइनर ऑफेंस मतलब अगर अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व इज अप टू रुपीज 5,000 या फिर केवल डॉक्यूमेंट्री एरर था बेटा, डॉक्यूमेंटेशन एरर था विच इज अपरेंट ऑन रिकॉर्ड, तो ऐसे केस में कोई पेनल्टी चार्ज नहीं किया जाएगा। और अगर SSC ने वॉलंटरी डिस्क्लोजर किया तो इट शुड बी कंसिडर्ड एज अ मिटिगेटिंग फैक्टर टू रिड्यूस द पेनल्टी। एंड जिन केसेस में फिक्स अमाउंट या फिक्स परसेंटेज दे रखा है इतना पेनल्टी लगेगा, अप टू नहीं लिखा है, अप टू टैक्स इन्वॉल्व ऐसा नहीं लिखा है, तो ऐसे केस में तो भाई डिपार्टमेंट के ऑफिसर के पास डिस्क्रिप्शन पावर ही नहीं कि वो उसका पेनल्टी कम कर पाए। ऐसे केस में फिक्स अमाउंट है तो फिक्स लगाना ही पड़ेगा पेनल्टी। ओके, सेक्शन नंबर 127 बोलता है पावर टू इंपोज पेनल्टी। बेटा ध्यान ना, इसके अंदर ऑफिसर को पावर दिया कि एनी अदर पर्सन, जो भले ही सेक्शन नंबर 62, 63, 64, 73, 74, 129, 130 इन सब में जो ऑफेंसेस दे रखे उसमें इन्वॉल्व नहीं था, पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा है टैक्स इवेजन में किसी और पर्सन की। क्लियर? तो उन सब लोगों पे भी पेनल्टी चार्ज करने का पावर इस सेक्शन से मिला है, जो पेनल्टी 25,000 तक की चार्ज हो सकती है। सेक्शन 128 कहता है पावर टू वेव द पेनल्टी और फीस और बोथ। सर
जो भी पेनल्टी है फीस चार्ज हो रहा है अंडर दिस एक्ट, सर गवर्नमेंट को पावर दिया कि ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल वो चाहे तो पेनल्टी को वेव कर सकता है पार्टली या फुली। अगर उनको लगता है सर्कमस्टेंसेस इस तरह के एग्जिस्टेंस में है कि पेनल्टी या लेट फी वेव करनी चाहिए तो वो वेव कर सकती है सेक्शन के थ्रू। सेक्शन 129 वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सर अगर कोई गुड्स ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन या ड्यूरिंग स्टोरेज ये पाएगा कि उसमें गड़बड़ है, टैक्स इवेड हुआ है, तो ऐसे केस में सेक्शन 129 में कितना पेनल्टी चार्ज होता है वो देखिएगा बेटा। सबसे पहली बात, इन केस में वो सारे गुड्स डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड्स वगैरह सर डिपार्टमेंट क्या कर सकता है, सीज कर सकता है, उनको कॉन्फिस्केट कर सकता है, बट ओनली आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द ट्रांसपोर्टर, अगर वो ट्रांसपोर्ट करा तो, या फिर वेयरहाउस ऑपरेटर अगर उसने वेयरहाउस किए तो, स्टोर किए हुए तो। क्लियर। अगर डिफॉल्ट प्रूव हो गया तो ऐसे केस में पेनल्टी कितना है ध्यान से सुनेंगे बेटा। अगर ऑनर ऑफ द गुड्स कम्स फॉरवर्ड, इफ द ऑनर ऑफ द गुड्स कम्स फॉरवर्ड तो पेनल्टी है 100% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व। 100% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व इज द पेनल्टी अमाउंट। और अगर एग्जेम्प्टेड गुड्स और ऑफेंस में था तो 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स और ₹25,000 अंडर सीजीएसटी व्हिचएवर इज लोअर, मतलब मैक्सिमम पेनल्टी 25,000 हो सकता है बेटा उस केस में। अगर गुड्स एग्जेम्प्टेड था और ओनर कम्स फॉरवर्ड एंड इफ द ओनर डज नॉट कम्स फॉरवर्ड तो ऐसे केस में ध्यान से देखिएगा पेनल्टी का अमाउंट कितना है। पेनल्टी का अमाउंट है 50% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स, क्योंकि ये सीजीएसटी का पेनल्टी है। मतलब एक तरह से प्रैक्टिकली 100% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स। एक तरह से आपको सिंस ओनर नहीं आ रहा है तो एक तरह से आपको ये समझ लो गुड्स जो है वो गवर्नमेंट की और गवर्नमेंट से आपको गुड्स परचेज करना है तो 100% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स देके परचेज कर लो। पर हाँ, तो सीजीएसटी की बात करूं मैं आपसे बेटा तो 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स इन्वॉल्व लेस टैक्स पेड। अच्छा यहाँ पे जो और पेबल लिखा है उसको कट कर दीजिए बेटा। मतलब सर जितना आपने टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया है उतना लेस कर देना। जैसे फॉर एग्जांपल किसी गुड्स पर टैक्स था 10 लाख रुपए, तो 10 लाख रुपए टैक्स था, आपने पे किया 3 लाख रुपए, तो सर वैल्यू ऑफ गुड्स था मान लो 1 करोड़, तो उसका 50% था 50 लाख, 50 लाख माइनस 3 लाख, इतना आपको पेनल्टी पे करना पड़ेगा। अच्छा इस सेक्शन ने ध्यान दीजिएगा बड़ा ध्यान से सुना, इफ दी ओनर डज नॉट कम्स फॉरवर्ड, यहाँ पे पूछा है पेनल्टी का अमाउंट कितना है, अगर पूछा अमाउंट पेबल कितना है ध्यान देना, तो आपको अमाउंट पेबल अगर क्वेश्चन ने पूछा है तो पेनल्टी पेबल कितना हो गया 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स इन्वॉल्व माइनस अमाउंट ऑफ टैक्स पेड प्लस जितना टैक्स पेबल होता है। जैसे 10 लाख मेरे एग्जांपल में टैक्स था तो 10 लाख रुपए प्लस 50 लाख रुपए वैल्यू ऑफ गुड्स का 50% माइनस जो आपने टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया, इतना टोटल अमाउंट पेबल होगा। और इन केस ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स 5% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स इन्वॉल्व और ₹25,000 व्हिचएवर इज लोअर, मतलब मैक्सिमम 25,000 पेनल्टी लगेगा इस केस में। ओके सरकार। एंड हाँ ध्यान दीजिएगा बेटा, सर आपके गुड्स जो उन्होंने सीज किए हैं ऐसे केस में आपके गुड्स को रिलीज कर देंगे ऑफिसर अगर आपने जो टैक्स का अमाउंट है और पेनल्टी का अमाउंट, टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी के अमाउंट पे कर दिया तो आपकी गुड्स जो सीज किया था वो रिलीज कर देंगे। या फिर आप चाहे तो एक बॉन्ड फाइल कर सकते हो अलॉन्ग विद द सिक्योरिटी और सर आपके गुड्स क्या कर दिए जाएंगे, रिलीज कर दिए जाएंगे। पर विद इन 14 डेज आप आए नहीं तो ऐसे केस में गुड्स आर लायबल फॉर कॉन्फिस्केशन। अब साहब ध्यान दीजिएगा बेटा, कॉन्फिस्केटेड गुड्स का केस क्या है, सेक्शन 130 कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स एंड कन्वेंस एंड लेवी ऑफ पेनल्टी। सरकार 5 प्रिसाइज कॉजेज ऑफ कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स। फर्स्ट, supply or receipt of goods in contravention of the act or rules made thereunder which is resulting in actual evasion of tax. Second, not accounting for goods which are carrying payment of liability of payment of tax, मतलब goods है ही नहीं साहब और टैक्स इन्वॉल्व था उसमें, टैक्स इवेजन प्रूव हो रहा है। थर्ड सर, सप्लाई ऑफ गुड्स विच आर लायबल टू टैक्स विदाउट अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन नहीं किया बेटा आपने। कॉन्ट्रावेनिंग एक्ट और contravening the provisions of the act or rules made thereunder with the intention to evade the tax। या फिर नेक्स्ट है यूज ऑफ कन्वेंस, आप ट्रक वगैरह यूज कर रहे हो टू ट्रांसपोर्ट द गुड्स या फिर स्टोर द गुड्स इन कॉन्ट्रावेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट और रूल्स मेड देयरअंडर, अगर ये ऑफेंसेस आप कर रहे हो तो ऐसे केस में सच गुड्स इज लायबल टू फॉर कॉन्फिस्केशन। प्लस ध्यान रखना, अगर आप किसी कन्वेंस में गुड्स को इलीगल मूव कर रहे थे विद द इंटेंशन ऑफ इवेजन ऑफ टैक्स तो ऐसे केस में वो कन्वेंस भी लायबल फॉर कॉन्फिस्केशन है, वो ट्रक भी गया भाई। पर ध्यान रखना बेटा, कन्वेंस कॉन्फिस्केशन केस में एक पॉइंट बोला हुआ है, अगर ट्रांसपोर्टर या पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेंस मतलब ड्राइवर ये प्रूव या उसका एजेंट प्रूव कर दे कि वो इसमें इन्वॉल्व नहीं था, भाई उसको तो पता ही नहीं था कि इस तरह का टैक्स इवेडेड गुड्स है, तो ऐसे केस में उसका कन्वेंस को कॉन्फिस्केट नहीं किया जाएगा पर ये उसको प्रूव करना पड़ेगा। क्लियर। अच्छा ध्यान देना बेटा, जब भी गुड्स या कन्वेंस कॉन्फिस्केट होती है तो ऐसे केस में जो ऑनर ऑफ द कन्वेंस होता है या ऑनर ऑफ द गुड्स होता है उसको ऑप्शन दिया जाता है कि क्या आपको अपने गुड्स रिलीज कराना नहीं किया, तो वो क्या बोले हाँ सर कराने, तो भाई ऐसा थोड़ा रिलीज कर देंगे। ऐसे केस में सर कॉन्फिस्केट किया बेटा, कॉन्फिस्केट सीजर मतलब टेम्पररी होल्डिंग द गुड्स, कॉन्फिस्केशन मतलब अब उसका मालिक ही कौन बन गया है, गवर्नमेंट। अब अगर आपको गुड्स छुड़वानी है तो ऐसे केस में सरकार क्या करना पड़ेगा, आपको एक तरह से गुड्स खरीदनी पड़ेगी डिपार्टमेंट से, तो उसको बोलते हैं रिडम्पशन कराना है तो रिडम्पशन फाइन पे करो। अब फाइन इन ल्यू ऑफ रिडम्पशन, सर रिडम्पशन फाइन आपको पे करना पड़ेगा। रिडम्पशन फाइन कितना है, अगर गुड्स की बात करूं मैं तो जो वैल्यू ऑफ गुड्स है मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स माइनस अमाउंट ऑफ टैक्स सरकार, तो ये जो अमाउंट आएगा दिस इज द रिडम्पशन फाइन जो आपको पे करना पड़ेगा टू रिडीम योर गुड्स। और अगर कन्वेंस को रिडीम कराना आपको, कन्वेंस जो कॉन्फिस्केट हो चुका है ट्रक को, उसको अगर रिडीम कराना है तो जो टैक्स इन्वॉल्व है
टैक्स का अमाउंट ऑफ टैक्स पेएबल, दिस इज द अमाउंट विच विल बी पेएबल बाय द ट्रांसपोर्टर टू गेट हिज गुड्स टू रिडीम द ट्रक, हाँ ना, कन्वेंस को रिलीज कराने के लिए सर टैक्स इन्वॉल्व, अमाउंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी इतना आपको पे करना पड़ेगा एज रिडम्पशन फाइन टू गेट योर गुड्स रिलीज। और हाँ 3 महीने तक का टाइम देगा मैक्सिमम आपको डिपार्टमेंट का ऑफिसर, प्रॉपर ऑफिसर शेल गिव रीजनेबल टाइम बट नॉट मोर देन 3 मंथ टू पे रिडम्पशन फाइन एंड गेट योर गुड्स रिलीज, अदरवाइज वो गुड्स को डिस्पोज ऑफ करके जो पैसा आएगा वो गवर्नमेंट अकाउंट में डिपॉजिट करवा देंगे। भारत माता की जय। ओके क्लियर। अब आपको ध्यान रखना बेटा, फाइन इन ल्यू ऑफ कॉन्फिस्केशन, रिडम्पशन फाइन पे करने का ऑप्शन दिया है, प्रॉपर ऑफिसर शेल गिव द ऑप्शन पर। अगर आपने एक्सरसाइज नहीं किया तो हम क्या करें बेटा, सर सेक्शन नंबर 131 कॉन्फिस्केशन और पेनल्टी नॉट टू इंटरफेयर विद अदर पनिशमेंट, मतलब सर जो अदर पनिशमेंट अंडर द एक्ट है, जो टैक्स लगेगा, पेनल्टी लगेगा, आगे जेल के प्रोविजन की बात भी करें बेटा ससुराल, क्लियर सर, वहां भी आपको जाना पड़ेगा सरकार, वो तो है ही है, ये कॉन्फिस्केशन भी होगा अलग से, अगर कॉन्फिस्केशन होना तो होगा बेटा, इट विल नॉट इंटरफेयर अदर प्रोविजंस, एंड अगर किसी और एक्ट में भी कोई पेनल्टी या कुछ और भी आपको एक्शन लिया जाते तो वो भी लेंगे बेटा। सर 132 पनिशमेंट ऑफ सडन ऑफेंसेज, यहां पे जेल के बारे में बात करिए। अच्छा यहां पे जो इंप्रिजनमेंट की बात करिए वो किन लोगों के लिए बताता हूं आपको, एनी पर्सन हुएवर कमिट्स या कॉजेज टू कमिट, या तो ऑफेंस कमिट कर रहा है या कॉजेज टू कमिट, मतलब वो कमिट करने का कॉज बन रहा है बेटा, वो उसमें हेल्प कर रहा है, या फिर रिटेन द बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस, मतलब सर बोगस बिल के जो ट्रांजेक्शन होते हैं बेटा उसमें जो मास्टरमाइंड है जो बेनिफिट रिटर्न कर रहा है इनका अल्टीमेटली, वो सब लोग इसमें जेल के लिए प्रोविजन आने वाला है। सर ये सारे लोगों के रिगार्डिंग इसमें प्रोविजन की बात की, ये सब देखो ए से लेके एल तक यहाँ पे ऑफेंस की लिस्ट दी है। अब यहाँ पे बोल दिया है क्या, अमाउंट ऑफ टैक्स इवेडेड और एरनेस रिफंड या अमाउंट ऑफ रॉन्ग आईटीसी अवेल्ड और यूटिलाइज एक्सीडिंग ₹5 करोड़, तो ऐसे केस में 5 साल तक की जेल, अप टू 5 years, मजा आ जाएगा जिंदगी में, फ्री का खाना मिलेगा जेल के अंदर बेटा, मजा आएगा जिंदगी में, क्लियर, along with the fine। ओके सर अगर अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व इज मोर देन ₹2 करोड़ बट अप टू ₹5 करोड़ है, तो ऐसे केस में अप टू 3 year तक की जेल विद फाइन तो ही है, एंड अप टू सर 2 करोड़ है बट मोर देन ₹1 करोड़ है, तो 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में अगर अमाउंट है तो ऐसे केस में फाइन तो ही है, अप टू 1 year तक की इंप्रिजनमेंट होगा, आपको मजा आएगा जिंदगी में, अंदर ही खेलना आप चोरी चोरी, सर तुम चोरी करो मैं गुड्स सर को ढूंढता हूँ, सर अंदर खेलना जेल के अंदर, मजा आएगा बेटा आपको, क्लियर माहौल। और हाँ ध्यान देना ऑफेंस जो क्लॉजेस नंबर जी जे और एफ जी और जे में कवर है ऑफेंसेस, उनके लिए 6 महीने तक की जेल है बेटा, 6 month तक की जेल। अब जी जे एफ जी और जे में क्या कवर है, एफ में कवर है फॉल्सिफाइंग रिकॉर्ड्स और प्रोडक्शन ऑफ फॉल्स डॉक्यूमेंट विद द इंटेंशन टू इवेड द टैक्स, आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह गलत सबमिट किए। ऑब्स्ट्रक्ट ऑफिसर ऑन ड्यूटी, अगर कोई ऑफिसर अपना काम कर रहा है और उसमें आप उसको ऑब्स्ट्रक्शन दे रहे हो, मान लो कोई ऑफिसर किसी के पीछे भाग रहा है, आपने बीच में टांग लगाई, वो नीचे गिर गया, वो आपको बार बार गिराएगा बेटा 6 महीने तक, क्लियर। एंड जे बोलता है टेम्पर्स और डिस्ट्रॉय विथ एनी मटेरियल एविडेंस और डॉक्यूमेंट, सर आपने कोई भी मटेरियल एविडेंस और डॉक्यूमेंट फाड़ दिए या उसको सर कुछ ना कुछ गड़बड़ किया उसके साथ, तो ऐसे केस में 6 महीने तक की जेल है आपके लिए। और अगर आपको रिपीट ऑफेंस करते हो तो ऐसे केस में सर ये जो भी ऑफेंसेस है उसमें रिपीट ऑफेंस अगर आपने किया, एक बार गए फिर पकड़ा गए, सर अब आप बाद में रिपीट ऑफेंस अगर करते हो तो ऐसे केस में मिनिमम 6 month तक की जेल है बेटा, बट अप टू 5 year प्लस फाइन। ध्यान रखना बेटा वहां पे मॉनेटरी लिमिट नहीं देखा जाएगा, भले 1 करोड़ का अमाउंट हो, इससे कम हो ज्यादा हो, सर मिनिमम 6 महीने अप टू 5 year तक की जेल आपको होगी। अच्छा जितने भी ऑफेंसेस की बात यहाँ कही है, सारे केसेस में all the offenses are non-cognizable and bailable offense, सारे क्या है नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल ऑफेंसेस, except the offenses which are covered in A to D, जहां पे amount of tax involved is exceeding ₹5 करोड़। अब सर A to D हम बात कर रहे हैं, A to D पढ़ना बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि ये 4 ऑफेंस ऐसे है जहां पे अगर अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व इज एक्सीडिंग ₹5 करोड़ तो ऑफेंसेस कॉग्निजेबल एंड बेलेबल होंगे, जहां पे अरेस्ट कैन बी मेड इवन विदाउट अरेस्ट वारंट, ध्यान देना बेटा, और नॉन बेलेबल होते हैं वो। सर 4 ऑफेंस कौन कौन से, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज विदाउट इनवॉइस विद द इंटेंशन टू एवेड टैक्स, सेकंड पर्सन इश्यूज इनवॉइस और बिल विदाउट एक्चुअल सप्लाई, बोगस बिल इशू किया, देन सर उस बोगस बिल के बेस पर आपने आईटीसी अवेल किया, पर्सन अवेल्स आईटीसी ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस और बिल रेफर्ड टू इन क्लॉज नंबर बी, और फ्रॉडुलेंटली अवेल्स इनपुट टैक्स क्रेडिट विदाउट एनी इनवॉइस और बिल और इनवॉइस आया नहीं और क्रेडिट ले जा रहे हो बेटा आप, और फोर्थ कलेक्शन ऑफ टैक्स विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स टू द गवर्नमेंट फॉर अ पीरियड बियॉन्ड 3 months फ्रॉम द ड्यू डेट, कस्टमर से टैक्स ले लिया और सर 3 महीने से ज्यादा टाइम हो गया, आपने ड्यू डेट से 3 महीने से ज्यादा टाइम हो गया और आपने पेमेंट नहीं किया, और अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व इन चारों केस में एक्सीडिंग ₹5 करोड़ है, तो ऐसे केस में इंप्रिजनमेंट कितना होगा भाई, अप टू 5 years तो ही है सर, अप टू 5 year तक का जेल ही है, पर दोज ऑफेंसेस आर कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, सर समझे मेरी बात। और हाँ कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल का मतलब क्या, थोड़ा आगे और बता रहा हूं मैं आपको। अच्छा ध्यान रखना कोई भी प्रोसिक्यूशन अगर इस एक्ट में होगा तो प्रायर सैंक्शन ऑफ कमिश्नर रिक्वायर्ड है। ओके अब पावर टू अरेस्ट, ध्यान देना बेटा, पावर टू अरेस्ट अगर कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो ऐसे केस में जो अक्यूज्ड पर्सन है उसको अरेस्ट करने के बाद विद इन 24 hours मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा, पर अगर
नॉन कॉग्निजेबल और बेलेबल ऑफेंस है, नॉन कॉग्निजेबल और बेलेबल ऑफेंस। अच्छा ध्यान रखना, कोई भी ऑफेंस आप करो अगर अमाउंट एक्सीडिंग 5 करोड़ नहीं है तो सारे ऑफेंस क्या है, नॉन कॉग्निजेबल और बेलेबल है बेटा। क्लियर। अच्छा ए टू डी में कवर नहीं, उसके बाद वाले ऑफेंस है, अमाउंट कितना भी इन्वॉल्व क्यों ना हो, सारे ऑफेंस क्या है, नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल है। ऐसे केस में सर जो अक्यूज्ड पर्सन है उसके लिए असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर को पावर दिया कि ही कैन डिस्चार्ज द असेसी ऑन बेल, सर बेल पे डिस्चार्ज कर सकता है, एंड ही इज द पावर ऑफ अ इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, थानेदार का पावर है। ओए थाने जी बजाय सिटी ऑन ड्यूटी, माहौल सरकार। अब ध्यान देना बेटा, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस का मतलब क्या होता है, सीरियस ऑफेंसेस वेयर अरेस्ट कैन बी मेड इवन विदाउट अरेस्ट वारंट, दीज आर नॉन बेलेबल ऑफेंस विद इन 24 आवर, मजिस्ट्रेट के यहाँ प्रोड्यूस करना पड़ता है। एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में दीज आर लेस सीरियस काइंड ऑफ ऑफेंसेस, ऑफेंस तो है नो डाउट, यहाँ पे अरेस्ट वारंट इश्यू होगा, यहाँ पे अरेस्ट वारंट के बेस पे ही अरेस्ट कर सकते हैं, पर कॉग्निजेबल के केस में अरेस्ट कैन बी मेड इवन विदाउट अरेस्ट वारंट, दीज आर बेलेबल ऑफेंसेस। और एसीडीसी इज द इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, वो पावर दिए असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को। देन सेक्शन 134 कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस, यहाँ बोल दिया कोई भी कोर्ट किसी भी केस को टेकअप करने से पहले प्रायर सैंक्शन लेगा कमिश्नर की। एंड सर नो कोर्ट इंफीरियर टू द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास शेल ट्राई सच ऑफेंसेस, मतलब मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या उसके अबव वाले कोर्ट ही इन केसेस को टैकल करेंगे। ओके नाउ सेक्शन 135 प्रिजम्पशन ऑफ कल्पेबल मेंटल स्टेट, ध्यान देना बेटा, कोई भी प्रोसिक्यूशन शुरू करने से पहले सर प्रिजम्पशन ऑफ कल्पेबल मेंटल स्टेट मतलब गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड ये प्रूव होना चाहिए। तो यहां पर इस एक्ट ने प्रिज्यूम किया हुआ है कि यहां पे आपका कल्पेबल मेंटल स्टेट था, अनलेस यू प्रूव इट अदरवाइज, और बर्डन टू प्रूव कि आपका गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड नहीं था, इंटेंशन नहीं था, ये आप पर है। डिपार्टमेंट ने प्रिज्यूम किया हुआ है कि आपका गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड था, कल्पेबल मेंटल स्टेट। ओके सर 136 बोलता है रिलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, अगर किसी पर्सन ने कोई स्टेटमेंट दिया था और वो पर्सन अगर सर डेड मर गया है या फिर नॉट कैन नॉट बी फाउंड या फिर वो सर अंडरग्राउंड हो गया या किसी ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो गई उसको आप नहीं बुला सकते, कोर्ट के अंदर प्रेजेंट नहीं कर सकते किसी भी कारण से, या फिर उसको बुलाना बहुत महंगा पड़ रहा है, तो ऐसे केस में सर जो उसने स्टेटमेंट दिया था वो मान लिया जाएगा कि सच बोला था उसने। क्लियर। प्लस अगर कोर्ट में वो पर्सन प्रेजेंट भी हो गया पर अगर कोर्ट को लगता है कि सर्कमस्टेंसेस इस तरह के कि जो उसने स्टेटमेंट दिए थे उसमें जो लिखा है वो सच मानना चाहिए तो वो सच मान सकता है कोर्ट, एंड दैट विल एक्ट एज एन एविडेंस अगेंस्ट सच पर्सन। ओके सेक्शन 137 ऑफेंसेस बाय कंपनी, भाई अगर कंपनीज ने ऑफेंस किए तो क्या कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को जेल में डाल देंगे क्या? नहीं। तो ऐसे केस में एवरी पर्सन हु इज डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी और एनी अदर ऑफिसर हु एट द टाइम ऑफ कमिटमेंट ऑफ ऑफेंस वाज इन चार्ज ऑफ एंड वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंपनीज डे टू डे अफेयर्स, तो ऐसे केस में सच पर्सन शेल बी लायबल फॉर इंप्रिजनमेंट, और सारे प्रोविजन जो हमने पढ़े ऑफेंसेस के सब उस पर लगेंगे। और अगर कोई एचयूएफ है, पार्टनरशिप में एलएलपी है, ट्रस्ट है, एओपी है, बीओआई है, तो ऐसे केस में जो पार्टनर्स है, मेंबर्स है, वो सब लायबल होंगे उसके लिए। पर अगर कोई पार्टनर, डायरेक्टर, मेंबर ये प्रूव कर देता है कि वो पर्सनली इन्वॉल्व नहीं था, उसका ग्रॉस नेग्लिजेंस नहीं था, वो तो बोनाफाइड काम कर रहा था, तो उसको छोड़ देंगे, बाकी सबके लिए ये ऑफेंसेस एप्लीकेबल हो जाएंगे। क्लियर। सेक्शन 138 लास्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है बेटा, एक फीस आप पेमेंट कर रहे हो जिसकी वजह से आपका जेल वगैरह कम हो जाए। देखो पढ़ लो, कंपाउंडिंग मींस payment of money instead of undergoing prosecution. It can be either before or after institution of the prosecution on payment of tax, interest, penalty. टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी पे कर दो, उसके अलावा एक सर्टन अमाउंट ऑफ मनी जो इसमें बताएंगे वो कंपाउंडिंग फी पे करो, आपका जेल वगैरह कम हो जाएगा बेटा। क्लियर। पर हाँ वो फीस कितना है ये देख लो, लास्ट 2 पॉइंट पहले पढ़ लेते हैं। द मिनिमम लिमिट फॉर कंपाउंडिंग अमाउंट इज हायर ऑफ द फॉलोइंग 50% ऑफ अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व और ₹10,000 विच एवर इज हायर, ये मिनिमम अमाउंट होगा। और मैक्सिमम अमाउंट 150% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व और ₹30,000 विच एवर इज हायर इज द अपर लिमिट ऑफ कंपाउंडिंग फीस, ये आपको पे करना पड़ेगा। अच्छा पर ध्यान रखना, इन फॉलोइंग केसेस में कंपाउंडिंग इज नॉट परमिसिबल। फर्स्ट, इफ द पर्सन इन चार्ज is charged with the offences which are covered under clause number A to F under subsection 1 of section number 132 or attempting to or aiding or abetting the commission of the above offense, मतलब उसमें हेल्प भी कर रहा है तो भी गया बेटा। देन एनी पर्सन कमिटिंग ऑफेंस इन रेस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज ऑफ वैल्यू एक्सीडिंग ₹1 crore एंड हैज ऑलरेडी बीन कंपाउंडेड वंस अर्लियर, एक बार जिसको कंपाउंड कर चुके हैं और 1 करोड़ से ऊपर की वैल्यू वाला गुड्स आ गया तो ऐसे केस में लग गया बेटा उसके, अब कंपाउंडिंग ना हो पाएगा। अ पर्सन कमिटिंग एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट विच इज ऑल्सो एन ऑफेंस अंडर एनी अदर लॉ, तो भाई इस एक्ट के अंदर कंपाउंडिंग ना हो पाएगा। देन अ पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट बाय अ कोर्ट, एक बार आपको ऑलरेडी मुजरिम करार दिया जा चुका है, आप ऑलरेडी जेल जा चुके हो, तो अब तो आपको आदत पड़ गई जेल जाने की, तो सर कंपाउंडिंग क्या जरूरत है, जाओ जेल, मजे करके आओ, थोड़े दिन खेल के आओ, छुट्टी मना के आओ। सर अ पर्सन हु हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस
covered under clause number G, J और K or of section number 132 subsection number 1 और such other prescribed class of persons। तो सर गवर्नमेंट चाहे तो प्रिस्क्राइब कर सकती है कुछ क्लास ऑफ पर्सन को जिनके केस में कंपाउंडिंग पॉसिबल ना हो पाएगा। क्लियर? भारत माता की जय। इसी के साथ माहौल हो गया, बस आपकी मेहनत बरकरार करते रहिए, हम आपके साथ है और जब भी आपको हमारी तरफ से हेल्प चाहिए वी आर देयर विथ यू, क्योंकि सर आप है तो हम हैं। ऑल द बेस्ट, लव यू लॉट, टेक केयर, माहौल बनाते जाओ। और हाँ सर, ये जो भी आप लेक्चर देख रहे हो, रिवीजन लेक्चर, जितने भी लेक्चर आपने देखे अब तक, उनके कमेंट में अगर माहौल लिखा हुआ नहीं आया है तो अगली बार मैं सोचूंगा कुछ भी यूट्यूब पर डालने से पहले, ठीक है? मैं सोचूंगा यूट्यूब पर डालना कि डालना है, माहौल लिखा हुआ आना चाहिए। माहौल के साथ आप भी पढ़ते रहिए और हमारा भी माहौल बनाते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट, टेक केयर।